नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा शुरू हम करें। मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले आपसे एक अपील है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, इसीलिए आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने। मैंने भी मास्क पहना हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस मास्क को उतार देता हूं, क्योंकि आपके सामने हमें खबरें पहुंचानी है और साथ ही साथ आप सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कारगर उपाय है कोरोना से बचाने के लिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो चलिए, जिस तरह से देश में कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो तेजी से फैल रहा है, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के हालात भी कोरोना के चलते बिगड़ते जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कुछ शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के यूपी सरकार को आदेश तक दिए हैं। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, हर राज्य कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की चपेट में है। बड़ी बात यह है कि कई जगह से ऑक्सीजन की कमी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कई अस्पतालों में बेड्स फुल हो चुके हैं। कई लोग अपने घरों की ओर पलायन करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना को लेकर सुझाव मांगे, चर्चा की। लेकिन सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन से कोरोना एक बार फिर लॉक होगा? सबसे बड़ा अखाड़ा में हमारे साथ एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा। आपको कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बारे में बताएंगे। और चर्चा हम शुरू करें उससे पहले, लगातार जो वैक्सीनेशन हो, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मुद्दा हो, या फिर जिस तरह से लगातार जो दूसरा वेरिएंट है वो फैल रहा है, उसको किस तरह से रोका जाएगा, अगले 1 घंटे हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि नया स्ट्रेन शरीर के किन किन अंगों और कितनी उम्र वालों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले कुछ सवाल आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल यह कि क्या लॉकडाउन से लॉक होगा कोरोना? लॉकडाउन लगाने से कोरोना लॉक होगा, खत्म हो जाएगा? इस सवाल सबके जहन में है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि नया स्ट्रेन शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार आप देखिए स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है, इससे संक्रमण दर भी तेजी से फैलता जा रहा। तीसरा सवाल यह कि किन लोगों को वैक्सीन लगनी जरूरी है, किन किन लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, कितने उम्र को लोगों को लगवानी चाहिए, कौन सी बीमारियां हैं जिन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए, यह भी एक सवाल है। बीपी, डायबिटीज, शुगर मरीजों को वैक्सीन कितनी जरूरी है, यह भी आज का हमारा एक अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं लोग। उनके मन में यह सवाल उठता है कि लगवाएं या नहीं लगवाएं। क्या अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सबके जहन में है। इसका भी समाधान निकालने की हम कोशिश करेंगे। हमारे तो कोरोना लगातार फैल रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकारों ने चिंता इस पर जताई है, इसीलिए दिल्ली में तो लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। और लगातार जो संक्रमण दर फैल रही है उसने सभी को डरा दिया है। चलिए, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े। परिचय आपका सबसे पहले उनसे करवा देता हूं। डॉक्टर अमित प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिसर्चर, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएस से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर रघुनंदन बिश्नोई हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है, राजस्थान से इस वक्त तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर रितेश यादव भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये संक्रमण दर फैल रही है और इस पर कैसे लगाम लगेगी, कैसे रुकेगा। क्योंकि सवाल सबके जहन में यह है कि अचानक से क्या हुआ, मार्च और अप्रैल में जो मामले तेजी से सामने आए हैं, और अब सवाल यह है कि क्या अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। यह सवाल सबके जहन में है। वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना क्यों फैल रहा है, यह भी सवाल लोगों के मन में है। यह भी जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जो नया स्ट्रेन है वो शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। संक्रमण की सुनामी सी आ गई है, कैसे बचा जाए। हालांकि लोग एहतियात जरूर बरत रहे हैं, इस पर अपनी अपनी तरफ से सावधानियां जरूर बरत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण दर तेजी से फैलना सबकी चिंता को बढ़ाता है। और सवाल हमारा यही था आज का कि क्या लॉकडाउन से कोरोना लॉक होगा, और जो नया स्ट्रेन है वो शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना लोगों को क्यों हो रहा है। ये सबके जहन में सवाल है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है भारत में।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि अगर बाहर निकलें तो पूरी तरह से सावधानी बरतें और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हम देख रहे हैं कि लापरवाहियां सामने आ रही है। और इसीलिए अब सबके जहन में सवाल है कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेजी से जो फैल रहा है और लगातार जो संक्रमण की दर तेजी से फैल रही है, और हम क्या आने वाले वक्त में इसे कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए, पूरा पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अमित प्रभाकर जी आप ही के पास आता हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है। संक्रमण की सुनामी सी सर भारत में आ गई है, सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि इस दूसरी स्ट्रेन से कैसे बचें। पहली स्ट्रेन से दूसरा स्ट्रेन कितना खतरनाक और कितना घातक साबित हो रहा है और इससे लोग कैसे बचे सर, ये जानना चाहते हैं। डॉक्टर अभिनंदन बिश्नोई, मैं आपके पास आता हूं अगर आपको मेरी आवाज पा रही है। अमित जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिश्नोई जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। क्या मानते हैं सर, अचानक से इन संक्रमण की दरों का फैलना और अचानक से संक्रमण की सुनामी सी आना, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि जनवरी और फरवरी में तो मामले बहुत कम थे, अचानक से मार्च और अप्रैल में इतनी तेजी से अगर ये वायरस फैल रहा है तो सबसे बड़ी वजह क्या इसके पीछे की मानते हैं आप? वजह ये रही है इसके पीछे कि जो जनता है और आमजन है, इससे पूरे तरह से ये सोच चुके थे कि कोरोना अब हमारे यहाँ से जा चुका है और पूरी तरह से मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना, बड़े बड़े आयोजन होने, मेले लगने, और इससे और जनता बिल्कुल अवेयर नहीं थी। और जो टीकाकरण की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को 18 वर्ष की उम्र से ऊपर तक सबको एक साथ शुरू किया जाना चाहिए था, जिससे कि डेथ रुक सकती थी, लेकिन वो थोड़ी सी चूक हो गई हमारे से और इस कारण ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और डेथ तेजी से हो रही है। बिल्कुल तेजी से फैला है। डॉक्टर रितेश यादव, मैं आपके पास आता हूं। क्या वजह मानते हैं आप भारत में तेजी से संक्रमण फैल रहा है, और जिस तरह से पहली वेव से जो दूसरी वेव है वो बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो कैसे इससे बचें और संक्रमण की दर जो तेज हो रही है उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? पहली वेव में ये था कि जो लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच रहा था जी, वो काफी धीमे था, मतलब उसमें 7-8 दिन लगते थे। लेकिन इस बार तो दूसरे या तीसरे दिन में ही पेशेंट बिल्कुल हाइपोक्सिक हो जाता है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पहले क्या था कि जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते थे उनमें ज्यादा दिक्कत देखी गई थी, लेकिन इस बार कोई क्राइटेरिया नहीं है। 20 साल, 22 साल, 32 साल सभी लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो रहे हैं और 1 या 2 दिन के अंदर उनको वैक्सीन लगने लगती है। कारण यह है कि ये इस तरह से तेजी से फैला कि होली के टाइम पर जो 1 फरवरी का जो एक सिस्टम बना था कि एकदम से कोरोना खत्म हो गया है, देश में कहीं भी मास्क की जरूरत नहीं है, लोगों ने मास्क छोड़ना पहनना बंद कर दिया था। तो वही एक जब है ना उसका वायरल जब प्रोमिनेंट हुआ तो लोगों को मौका मिल गया वायरस को फैलने के लिए। दूसरे में रैपिडली फैला है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड कर चुका है। ये संख्या इतनी अप्रत्याशित है कि हॉस्पिटलों में बेड कम पड़ने लगे हैं जी। और अभी इसमें बचने का केवल एक ही तरीका है कि आप टोटली घर में लॉकडाउन हो जाएं, खुद लॉकडाउन हो जाएं, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कि वो लॉकडाउन करें तभी आप लॉकडाउन होगा। आप खुद ही अपने हाथ से अपने घरों में मिनिमम जो जरूरत की चीजें हैं उन्हीं से काम चलाएं। जरूरी नहीं है कि हमको रोटी सब्जी रोटी खाना है, दाल रोटी भी खा सकते हैं। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। लोगों को समझना होगा, जागरूक होना होगा। बहुत सारी लापरवाहियां हमने डॉक्टर अमित प्रभाकर देखी भी थी और उसी का नतीजा भी हम समय समय पर देखते हैं कि संक्रमण दर किस तरह से तेजी से फैल रहा है। आप क्या वजह मानते हैं सर, भारत में अचानक से इतनी तेजी से संक्रमण दर के फैलने की पीछे की वजह? जी नमस्कार। देखिए जी, सबसे जी 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 अमित जी बोले। जी सर, जी सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन और या फिर एपिडेमिक सिचुएशन जो भी चीज होती है वो एक बार में खत्म नहीं होती है। ये वेव्स में 1 या 2 बार आती हैं जी। तो ये चीज पहले से सबको पता थी। और दूसरी चीज है कि अभी इतनी तेजी से फैलने के पीछे कारण ये है कि जब पहली वेव खत्म हुई और केसेस कम होने लगे तो धीरे धीरे लोग भी लापरवाह होने लगे। तो वो इस तरह से चीजें थी कि और एक
खास जलवायु और खास वातावरण में हमने ये देखा है कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में ये एक खास समय पे ही इसकी पीक आ रही है। जैसे यूरोप में नवंबर दिसंबर के आसपास, यूएस और इन सब रीजन्स में जनवरी या फरवरी में आ रही है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मार्च अप्रैल के पास आ रही है। तो दूसरी वेव एग्जैक्ट उसी समय आई है जब पहली वेव आई थी। तो इस समय सबसे जरूरी चीज यही है कि इसको जो ओवरलोड हो चुका है हॉस्पिटल्स और बाकी चीजों पे, इसको कम करने के लिए लोगों को सबसे पहले अपने घरों में रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये संक्रमण तेजी से फैलने से बचेगा, जिससे कि हॉस्पिटल्स पे लोड कम होंगे। जब लोड कम होगा तो लोगों का इलाज भी बहुत अच्छे से हो पाएगा, तब उसके बाद डेथ की बजाय रिकवरी ज्यादा तेजी से होगी। तो डॉक्टर साहब, आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन से कोरोना लॉक होगा? लॉक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी और कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा। ठीक सर, मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब आपके पास एक बार। जी, जब ये अपनी बात को पूरी करें। फर्टिलिटी कम होगी। ठीक सर। डॉक्टर सुनील कौशिक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दूसरा स्ट्रेंड आया है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है बहुत तेज़ी से के साथ भारत में चल रहा है। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि जो उम्र सीमा है उसको तोड़ा जाए। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि पहली वेव से दूसरी वेव जो है बहुत खतरनाक है। जनवरी फरवरी में इतने मामले नहीं थे, अचानक मार्च और अप्रैल में हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में 25,000 तक मामले, जहाँ पर 100 से 150 थे। आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? देखो पंजी, ये समझना पड़ेगा पूरा कि जब पहली बार कोरोना आया तब सरकारें भी बड़ा सजग थी जी। हम लोगों के लिए एक नया बीमारी थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कैसे किस तरीके से इससे लड़ा जाएगा। तमाम लोग अपने घरों में जो आयुर्वेदिक दवाएं उसका उपयोग कर रहे थे। मैं खुद भी था, मेरे परिवार ने मुझे लगता है कि साल भर हो गई काढ़ा पीते हुए। काढ़ा हम लोग पी रहे थे, इंटरनेट पे हम सर्च करने का प्रयास कर रहे थे, और लोग आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने जो चीज़ें बताई उनका बड़ा सजगता के साथ हम लोगों ने उसका घर पे उपयोग किया जी। लेकिन जब कोरोना की वैक्सीन आई और वैक्सीन आने के बाद लगता है कि मुझे पूरे देश को ये लगा कि अब कोरोना चला गया, और सरकारें जो सजगता से कामें कर रही थीं वो चुनावों में व्यस्त हो गई। बिहार का चुनाव हुआ, फिर 5 राज्यों के चुनाव हुए। तो जिस तरीके से पूरा सरकारी तंत्र, और मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार नियंत्रण करने पर लगी हुई थी, पूरी केंद्र सरकार के जितने भी वरिष्ठ मंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है, सारे लोग चुनावों में लग गए और लोगों के बीच एक ऐसा संदेश गया जिसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लोगों ने कहा कि वहाँ इतनी लाखों की संख्या की भीड़ हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, तो यहाँ कोरोना कैसे फैलेगा? हम लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ मोदी जी की रैली में या तमाम नेताओं की रैली में लाखों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं है। वहाँ नियम कानून सब धज्जियाँ उड़ रही हैं, लेकिन हम लोगों को नियम कानून के बीच बांधा। इस तरीके की चर्चाएँ जनता में थीं। और दूसरा क्या है कि जो सरकारों ने पिछली बार जब कोरोना हुआ उनसे उल्लंघन में जो मुकदमे दर्ज किए, वो मुकदमे वापस ले लिए, जल्दबाजी में वापस ले लिए। एक ऐसा दिखाने के लिए राज्य सरकारों ने कहा कि नहीं, हम जनता के कितने हितैषी हैं। तो अब ऐसा लग रहा है जनता में कि हम नियमों का उल्लंघन भी करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारें वो बाद में वापस ले लेगी। एक संदेश चला गया और ये सरकारों को कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल, आज महाराष्ट्र के डीजीपी को भी बोला है कि सख्ती से पुलिस पेश आए जनता के साथ। तो ये एक बार बार सरकार को क्यों कहना पड़ रहा है? अच्छा डॉक्टर सुनील कौशिक, ये चीज है, वैक्सीन आने के बाद डर खत्म हुआ लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल डर खत्म हुआ। पहले बहुत डर था, जब शुरुआत में पिछले साल जब इसकी शुरुआत हुई थी, हमने देखा था कि बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे। अब हम देख रहे हैं कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। कई लोगों को हम भी पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि वैक्सीन आ गई है, अब हमें डरने की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और ये बिल्कुल जो डर था वो निकल गया। और दूसरा, जब वैक्सीन की शुरुआत जब हुई, आपने देखा होगा कि तमाम लोग वैक्सीन को नहीं लगवा पा रहे थे, नहीं लगा रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा था साइड इफेक्ट ना आ जाए। कई लोग भी वैक्सीन लगने के बाद मर भी गए। तो ये लगा लोगों को बात पता कि नहीं क्या है। तो फिर बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने स्वयं जब जिस तरीके से वैक्सीन को लगवाया, तब लोगों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ा। और जिस तरीके से वैक्सीन काम कर रही थी, जिस तरीके से वैक्सीन
जनता के बीच पहुंचने की जो कड़ी बनी हुई थी वो एकदम धीमी पड़ गई, क्योंकि पहले वैक्सीन जिन्होंने लगवाया उनको दोबारा वैक्सीन लगनी थी और नए पेशेंटों को वैक्सीन लगनी थी। तो ये सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि जनता इतने उत्साह के साथ दोबारा वैक्सीन लगवाएगी, क्योंकि वैक्सीन जनता इसलिए लगवाई कि दोबारा लहर आई, तब लोगों को लगा कि अब लहर आ गई, अब बचना मुश्किल है, अब हमको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो ये सरकार की जो जिम्मेदारियां थी, आप बताओ ना, हाई कोर्ट को निर्देश देने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़ा लॉकडाउन लगाओ, दिल्ली के हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़ा कि 24 घंटे में लैब रिपोर्ट दें। अब बहुत लेट कैसे हो रहा है? तो जब कोर्ट ही चलाएंगे इस तरीके का, जो जनता ने सरकार चुनी हुई है, यदि उनकी अक्षमता आ जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री से संपर्क नहीं हो पा रहा है, पीएमओ से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में व्यस्त हैं। इस तरीके के राजनीतिक आरोप लगने लगे और ये दिखाने का प्रयास हो राजनीतिक दलों में कि हम ज्यादा कर रहे हैं और आप कम कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां पॉलिटिकल आ जाए तो मुझे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, डॉक्टर रघुनंदन बिश्नोई, मैं आपके पास आता हूं। वैक्सीन की बात, वैक्सीन का जिक्र हो रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी भारत में बहुत तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, पहली डोज जिन लोगों ने लगवाई है, उनका ये कहना है कि उनको दोबारा से कोरोना हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में डर भी है, तो कौन कौन से लोग वैक्सीन लगवाएं? थोड़ा सा लोगों के मन में जो डर है, मैं चाहता हूं उसे भी आप दूर करें प्लीज। हाँ जी सर, जैसा कि पहला प्रश्न है कि भाई किन लोगों को टीकाकरण लगाना चाहिए और कैसे टीकाकरण का पैटर्न होना चाहिए था जी। उसमें यह था कि अपने को एक साथ में 18 साल से ऊपर के जितने भी पॉपुलेशन थी उनका वैक्सीनेशन होना था, ताकि एक ही फेज में हर्ड इम्यूनिटी बन जाती। और दूसरी बात यह रही कि जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उनको दोबारा कोरोना हो रहा है, तो वैक्सीन कोरोना रोकने में कारगर नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन आपकी इम्यूनिटी बन जाती है, कोरोना से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको वेंटिलेटर में नहीं जाना पड़ेगा, भयंकर बीमारी नहीं होगी, आपके अंदर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि आप कोरोना से आसानी से लड़ सकते हो जी। और ऐसा अक्सर बोला जाता है और ये भ्रम भी पैदा किया गया है कि गंभीर बीमारियों को, रोगों को ये टीका लगाना नहीं चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए है जो गंभीर रोगों से ग्रस्त है, ताकि टीका लगे और उनको इससे कोरोना से कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, डॉक्टर अमित प्रभाकर, मैं आपके पास आता हूं। यही सवाल मेरा आपसे भी है, एंटीबॉडी बन जाए। जी जी सर, लौट रहा हूं आपके पास। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है सर, उसकी सराहना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल है कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, उसके बावजूद भी हमें कोरोना क्यों हो रहा है? और सबसे पहली चीज ये है कि जैसे मैक्सिमम लोग जो ये बोल रहे हैं उन्होंने केवल एक डोज ली है अभी और उसके बाद वो एक्सपोज हो गए। तो इसमें क्या है कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो बना हुआ है इसके हिसाब से है कि आपको दो डोजेज लेनी है, और दूसरी डोज के बाद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना ना हो, आप इन्फेक्ट ना हो। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोरोना को रोकने के लिए नहीं है, ये बस इसके लिए है कि कोरोना का जो इफेक्ट है, जो फैटेलिटी है, उसको बहुत ही मिनिमाइज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल फ्लू का है कि अगर फ्लू का ये टीका लगता है उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है, लेकिन सर्दी जुकाम होती है 2-3 दिन में सही हो जाती है जी। उसी तरह से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का यही मतलब है कि कोरोना से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं लेकिन उसका कोई भी सीवियर इफेक्ट नहीं होगा, और इस तरह से कुछ दिनों में आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोरोना का जितना भी डेडली इफेक्ट है, फैटल इफेक्ट है, वो नहीं दिखेगा वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन इसके लिए मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट होना पड़ेगा, और जो अभी चल रहा है तो कंप्लीट वैक्सीनेशन में अभी समय लगेगा, क्योंकि इससे हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, और जिन देशों में आबादी कम है वहां तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाए, तो इसमें अभी समय लगेगा। तो लोगों को कम से कम इसके लिए अभी इतना ज्यादा मतलब कि लोग बहुत ज्यादा निर्भीक होकर घूमने लगे हैं और मानने लगे हैं कि जैसे अभी बात हुई कि मार्केट में वैक्सीन आ गई है तो जिससे कि ये अब कोरोना नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन आई है, उन
अब थोड़ा डर कम करें। अभी डर के रहेंगे ज्यादा सही है। डॉक्टर साहब, डर एक के सवाल रहेंगे जो तो- लोगों के मन में है आजकल, वो ये भी डरा रहा है लोगों को कि ये हवा से फैल रहा है वायरस। एक कुछ स्टडी, कुछ अध्ययन हुए जिसमें ये सामने आए, कुछ रिपोर्ट सामने आई कि हवा से भी ये वायरस फैल रहा है। तो क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो हमें फिर तो बहुत डरने की जरूरत है सर। नहीं, देखिए बात यह है कि वायरस को फैलने के लिए कोई भी सबस्टेटम चाहिए होता है, जैसे कि कोई ड्रॉपलेट्स या कोई भी ऐसी चीज चाहिए जिसके सहारे ये फैल सके। और हवा से फैलने का मतलब ये है, जो भी रिसर्च और जो भी रिपोर्ट्स आई थी तो ये था कि जैसे कोई छींकता है तो उस छींक के साथ जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के साथ ये वायरस बाहर निकलते हैं और उन ड्रॉपलेट्स का भार इतना कम होता है कि वो जमीन पे सेटल डाउन होने के पहले वो तैरते रहते हैं हवा में, और जब तक वो तैरते रहेंगे तब तक वो उसको कोई भी इनहेल कर सकता है और इन्फेक्ट हो सकता है। और दूसरी चीज है कि अगर वहां जैसे सेंट्रलाइज एसी है और बाकी चीजें हैं जैसे एयर सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो इसको खींच सकती हैं और उस फोर्स के साथ वो दूसरी जगह भी ट्रेवल कर सकता है। इस चीज को एयर ट्रेवल बोला गया था। ऐसे नहीं है कि बिना किसी सबस्टेटम, बिना किसी ड्रॉपलेट, बिना किसी चीज के ये एयर में नहीं जी फैल सकता है। इसीलिए मास्क पहनने को बोला गया कि जब मास्क पहनेंगे तो अगर मास्क पहन के कोई छींकता है तो कम से कम ड्रॉपलेट्स बाहर निकल पाएंगे, जिससे कि वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एयरबॉर्न और बाकी चीज का जो कंसेप्ट था वो यही था, ये नहीं था कि ये हवा में ऐसे फैल रहा है। ठीक है। डॉक्टर रितेश यादव, आपके पास मैं आता हूं सर। डबल म्यूटेट जिसकी बहुत चर्चा आजकल हो रही है, ये थोड़ा सा आपसे हम समझना चाहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि जो नया स्ट्रेन है वो शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है? डॉक्टर रितेश, आपको आवाज आ रही है? चलिए डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपके पास आता हूं। ये बहुत चिंता बढ़ा रहा है, खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें। आपने कहा कि ठीक है, चुनाव के वक्त ये चीजें ध्यान नहीं रखी जाती हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम सबको इस महामारी से लड़ना है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब जब सरकारों ने जो भी आदेश दिए, जो भी गाइडलाइंस दी, उनका पालन किया, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है कि चुनाव टाल देने चाहिए ऐसे वक्त में जब परीक्षाएं रद्द हो गई हैं और तमाम जो चीजें देश में, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां देश में लागू हो गई हैं और संपूर्ण लॉकडाउन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि अगर यही परिस्थिति तो केंद्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं डॉक्टर सुनील कौशिक, लोगों की आपने बात की, एक लापरवाही है लोगों में, बाहर निकले। आपने जिक्र किया होली का, आपने जिक्र किया नवरात्रे का, उससे पहले भी त्योहार आए, लेकिन लोगों के अंदर जो डर है अगर वो खत्म हो गया है तो फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखो, डर जनता में लाने का काम सरकार करती है। नियम कानून जो बनाती है वो सरकार बनाती है और उसको कैसे फॉलो कराया जाए ये सरकार का काम है। पहले आपने देखा होगा कि जो भी निर्णय सरकार ने लिए वो बड़ा ईमानदारी से जनता ने माने, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने उसका स्वयं उल्लंघन किया। और जब स्वयं बड़े लोग उल्लंघन करने लगे हैं, जैसे आप कुंभ को लेकर के देखिए, पहले जब हमारा जिस तरीके से कोरोना आया था तो तमाम प्रधानमंत्री ने तमाम धार्मिक नेताओं से भी अपील की थी कि वो उन लोगों से अपील करें, तो धार्मिक नेताओं ने धज्जियां उड़ाई। आप कुंभ को लेकर के, हरिद्वार को लेकर के देखिए, आज हैदराबाद की इफ्तार पार्टी को लेकर के देखिए, तमाम ऐसे वहाँ से वीडियो और संदेश आए जिससे लोगों में लगा कि उनके लिए नियम क्यों नहीं है, हमारे लिए नियम क्यों है। जब ये सवाल जनता के बीच उठने लगे तो मुझे लगता है संभालना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, आप पेनल्टी लगा रहे हैं जनता पर, उस पेनल्टी का कोई मतलब नहीं है। यार, प्रचार प्रसार करने का काम आप करिए। कोई व्यक्ति किसी तरीके से मास्क भूल आया, मास्क नहीं लगाया, तो उसको गांधीवादी तरीके से आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन आप 2000 का 10,000 का आप उसके ऊपर लगाएंगे। वैसे ही सरकारें जानती हैं कि लोगों के पास पैसे की कमी है, खुद सरकार के पास पैसे की कमी है। यदि ऐसा इस तरीके से वो फाइन लगाएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा जनता में आक्रोश तो निश्चित है कि वो आना ही आना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार आखिर कर क्या रही है। आप बताइए, अभी मैंने अभी जिक्र किया कि हाई कोर्टों को निर्देश देने पड़े कि ऐसा ऐसा आपको करना है। ये सरकार का काम था कि सरकार किस तरीके से समझे और किस तरीके से सामना करना करे।
आप बताओ, पिछले अगस्त में केंद्र सरकार ने 170 हॉस्पिटलों में खुद ऑक्सीजन को विकसित करने का काम, लिस्ट एक जारी की कि साहब 170 हॉस्पिटल में होना है। हुआ कितने में? 39 हॉस्पिटल में। सरकार भी भूल गई। सरकार को ये नहीं देखा कि जो हम गाइडलाइन दे रहे हैं, या हमें लगता है कि दूसरे देशों में दोबारा लहर आई है, हो सकता है वो हमारे देश में भी लौट के आए, हो सकता है। उस हिसाब से सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यदि इंतजाम करने का प्रयास करती तो मुझे लगता है ये विस्फोटक स्थिति नहीं होती। दूसरा, मैं एक और बता दूं बिल्कुल जनता के निश्चिंत के लिए कि इतनी बड़ी चीजें अभी भी नहीं हैं। जनता इसको समझने का प्रयास करे। आज 135 करोड़ में केवल 20 लाख लोग, 19 लाख कुछ हैं, मैं 20 लाख भी मान के चल रहा हूं, 20 लाख लोग एक्टिव केस हैं इस देश में। 20 लाख बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। यदि अब भी हम संभल जाते हैं, अब भी हम अपने परिवार को और अपने स्वयं को संभालने का प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, मैं केंद्र सरकार पर और प्रदेश सरकारों पर इसलिए सवालिया निशान में उठाना चाहूंगा कि आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। आप 20 लाख लोगों को इलाज करने की व्यवस्था में आप कब कपा रहे हैं? आपके हाथ पैर फूल गए हैं और आप बात करते हैं हम कि विश्व गुरु बनेंगे। 130-35 करोड़ में से 20 लाख लोग बीमार पड़ भी गए और 20 लाख लोगों को संभालने की व्यवस्था यदि आपके पास नहीं है तो हम कैसे माने? इस देश की जनता कैसे भरोसा करे कि हम विश्व गुरु बनेंगे? किस तरीके से सरकारों पे तो हमने सबक नहीं लिया पिछले साल से? मैं वही कह रहा हूं, जो सरकार सबक लिया, सारे लोगों ने सबक लिया, ऐसा नहीं है, और सारे लोग इससे बच के भी निकले। लेकिन जो कोरोना की वैक्सीन आने के बाद और सरकारों ने जो अनियमितता बरती कि जो चुनावों में व्यस्त हो गए और ऐसे भूल गए जैसे कोरोना आया ही नहीं। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने कितने महीने बाद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के समीक्षा ली? 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिवों के साथ कितने महीने बाद मीटिंग आपने की? बीच में आपने सारा सब कुछ जनता भरोसे छोड़ दिया। तो ये सब देखना पड़ेगा। और देखिए आप उसको कि ये सरकार की गलती इसलिए मानता हूं मैं कि सारी चीजें बिल्कुल पटरी पे आ गई थी। या जीएसटी के कलेक्शन की बात करें हम तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच गया था। सारे व्यवसाय बड़ा रफ्तार पर धीरे धीरे आने लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं छूट देना और पिछले मुकदमों को सरकार द्वारा वापस लेना और चुनावों में जो बड़े बड़े नेताओं की व्यस्तता के बाद व्यस्तता दिखाना और लाखों की संख्या में भीड़ होना, ये मेन कारण है। और ये सरकार माने या न माने, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं पंत साहब कि बिहार के इलेक्शन के बाद जो बिहार के लोग महाराष्ट्र पहुंचे, दिल्ली आए या जहां जहां पहुंचे, कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां बढ़ी है, अन्य राज्यों में कहीं नहीं बढ़ी। और फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ गए। अब 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। ये विस्फोटक स्थिति 1-1.5 महीने बाद देखने को मिलेगी, जब वो जहां लोग निकलेंगे जाएंगे। और आज देखिए आप, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हैं। तमाम प्रदेशों से 1 रात के लिए या 2 रात के लिए वो लोग गांवों में आते हैं वोट डालने के लिए। क्या वो विस्तृति के कोरोना लेके नहीं आएंगे? क्या व्यवस्था सरकार ने की है? सरकारों का कहना कि टेस्टिंग हो रही है पर्याप्त और उसके बाद ही उन लोगों को एंट्री दी जा रही है। ये व्यवस्था बिल्कुल सरकार के बिल्कुल दावले खोके। डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर और अपडेट दे देते हैं। 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक थी उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है और अच्छा और सराहनीय फैसला है, क्योंकि बार बार यह सवाल उठ रहा था कि उम्र सीमा को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और इसीलिए अब यह फैसला भी लिया गया है कि 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से वैक्सीन लगवाई जाएगी। और आज कोरोना पर जब बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने की तो एक बड़ा फैसला इस वक्त लिया है। चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। लगातार हमारे साथ एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अमित प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा डॉक्टर रघुनंदन बिश्नोई हैं, डॉक्टर रितेश यादव हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित प्रभाकर जी, आपके पास मैं आता हूं। जिस तरह से भारत में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और दूसरा एक अभी जो खबर हमने बताई अपने दर्शकों को, क्योंकि जो उम्र सीमा थी उस पर बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आप इसको तोड़ दीजिए, और अब खबर भी आ गई कि 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। क्या आप मानते हैं कि कारगर उपाय होगा कोरोना से लड़ने के लिए? दूसरा मेरा सवाल सर आपसे यह है कि क्या आप ये मानते हैं कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, क्योंकि हालात जिस तरह से हमारे सामने, देश के सामने पैदा हुए हैं, क्या मानते हैं आप? मोस्ट प्रोबेबली ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है जी, क्योंकि अभी जनरली कम्युनिटी ट्रांसमिशन जनरली हम उस समय कहते हैं जब हम ये ट्रेस ना कर पाए कि ये इन्फेक्शन किससे किसको कब फैल रहा है, कब कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, और ये अभी की कंडीशन वैसी ही है। तो हाँ, हम मान सकते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। और दूसरी चीज जो अब आपका पहला सवाल कि
ये जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन हर एज कैटेगरी को करें, और ये बहुत ही अच्छा था कि हम शुरुआत ज्यादा उम्र वालों के साथ किया, क्योंकि उनके साथ कोमोर्बिडिटी फैक्टर्स बहुत ज्यादा होती हैं। और ऐसे केसेस में जब इस तरह के इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 इन्फेक्शन और दूसरी चीजें होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इनकी वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो डोमिनेट कर जाती हैं। और मैक्सिमम केसेस में अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट रेस्पिरेटरी डिजीज और इनके अलावा मैक्सिमम जो डेथ होती हैं वो कोमोर्बिडिटी फैक्टर से होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हायर एज वालों को बचाना जरूरी था, क्योंकि उनकी वजह से हॉस्पिटल्स पे ज्यादा लोड पड़ते हैं। और तो ये बहुत सही था कि पहले 60 साल से ऊपर वालों को किया, फिर 45 से ऊपर वालों को किया। हाँ, और जैसे जैसे, और इसके पीछे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे रिसर्च के डेटा आ रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि 18 साल से ऊपर वालों को दिया जाए, तो ये एक एज स्लैब बना के और उसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, और उससे ये देखा जा रहा है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट और कोई भी सीवियर साइड इफेक्ट ना हो इसका। और जब ये हो जा रहा है जिस एज ग्रुप का, उसके बाद उसको क्लियरेंस दी जा रही है। तो ये लगभग ये पैटर्न सारे देशों में चल रहा है, और जैसे जैसे डेटा आते जा रहे हैं वैसे वैसे एक खास एज ब्रैकेट को ओपन किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। तो ये 18 साल का ये बहुत ही सही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इस समय है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है। हाँ, तो इसमें दो एज सेक्शन को सबसे ज्यादा अभी इस समय, क्योंकि ये सेकेंड वेव है, और सेकेंड वेव में जनरली इस तरह के पेंडेमिक और एपिडेमिक सिचुएशंस में सेकेंड वेव में हेल्दी पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा इफेक्टेड होती है। तो इसलिए इस समय ये डिसीजन की 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेट किया जाए, ये सच में बहुत ही एप्रिसिएबल डिसीजन है। ठीक है, डॉक्टर अग्रनंदन बिश्नोई, मैं आपके पास आता हूं। पहली वेव से दूसरी वेव कितनी खतरनाक आपके नजर में है, और दूसरा कौन से ऐसे लोग, जैसे कि कुछ लोगों को बीमारी है वो डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, शुगर है, क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्या वो लगवा सकते हैं? उनको डरने की जरूरत नहीं है? जी सर, पहली वेव से ये दूसरी वेव 15 गुना ज्यादा अब तक संक्रमण दे रही है, और डेथ भी ज्यादा हो रही है। अब जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हैं या एक फैमिली में सब कुछ जांचते हैं, RT-PCR करवाते हैं, तो लगभग फैमिली के सब मेंबर पॉजिटिव आ रहे हैं इस बार। पिछली बार में पॉजिटिविटी रेट इतनी नहीं थी, 102% थी, अब 16-17% बढ़ गई है विद इन पिछले 15-20 दिन से। दूसरी बात यह कि टीकाकरण अपन कर रहे हैं, टीकाकरण का एक होता है कि आपका हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना पूरी सोसाइटी में। तो हर्ड इम्यूनिटी कोरोना के केस में कम से कम 70% पॉपुलेशन के टीकाकरण के बाद ही डेवलप हो पाती है। तो जब तक अपनी मास पॉपुलेशन का टीकाकरण नहीं होगा तब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तो अपना टीकाकरण का जो सेंस है उसका थोड़ी सफलता संदिग्ध लगती है। और टीकाकरण से डरने का किसी भी वर्ग को, किसी भी सेक्शन को डरने की जरूरत नहीं है। जो बीमार है वो भी लगा सकता है, जो मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को भी इवन ट्रायल में लेना चाहिए, ताकि जब तक अपना मतलब भारत 1 अरब और 35 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, इसमें कम से कम अपने को 90 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास लोगों को टीकाकरण करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने। तब जाके हम 70% हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। और एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं डॉक्टर अग्रनंदन बिश्नोई, जो वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है, क्या आप मानते हैं कि उसकी स्पीड ठीक है या और ज्यादा वो तेज होना चाहिए? नहीं सर, ठीक, ये बहुत तेज होना चाहिए था। अभी बीच में जैसे हम राजस्थान में कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ जालौर जिले में कर पा रहे हैं, तो एक दिन की डोज 2000 मिलती है तो शाम तक खत्म हो जाती है, फिर 3-4 दिन इंतजार करना पड़ता है, 10 दिन इंतजार करना पड़ता है। तो हमारे सेशन पे कई बार तो एक वाइल लेके बैठे रहते हैं हम लोग। तो वैक्सीनेशन की जो वैक्सीन की डोज हमें मिलनी चाहिए थी, अब राजस्थान में ही ऑल ओवर इंडिया की है, तो अच्छी वो डोज होती तो अब तक हम 50-60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होते। जी बिल्कुल। डॉक्टर रितेश यादव, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अब जो उम्र सीमा उसको तोड़ दिया गया है, 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से वैक्सीन लगेगी, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल मेरा यह है कि सर, अगर कोई भी संक्रमित होता है उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो सबसे पहले वो क्या करें और क्या ना करें?
कोई भी व्यक्ति जो सस्पेक्टेड है कि उसको कोरोना हो सकता है, सबसे पहले तो उसको सेल्फ आइसोलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक टेस्ट कराने जाएगा वो अपने फैमिली मेंबर को भी इन्फेक्टेड कर देगा। जी। जैसे भी कोई व्यक्ति इसको फीवर आ रहा है, गले में खराश है, बॉडी दर्द है, वो संभावित है कि उसको कोरोना हो, सबसे पहले सेल्फ आइसोलेटेड करे, कोरोना टेस्ट करे। कोरोना टेस्ट कराने के बाद भी कहीं घूमे ना, वो अपना आइसोलेट करे जब तक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसमें ये चीज देखना है, 3 बहुत इंपोर्टेंट लक्षण है। नंबर 1 तेज बुखार। जी। इस बार की वेरिएंट में क्या बहुत तेज बुखार आ रहा है, जो कि है ना रुकता नहीं है, दवाई खाने के बाद भी रुकता नहीं है। दूसरी चीज है उसकी एक एक्सट्रीम वीकनेस, इतनी कमजोरी आ जाती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। तीसरी होती है सांस फूलना। ये तीनों चीजों को लक्षणों को मॉनिटर करे। अगर तीनों में से एक भी चीज है तो उसको अपने आसपास के जो भी डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए। जिनको माइल्ड सिम्टम है, हल्के फुल्के फीवर आता है, गले में खराश होती है, 1 दिन में ठीक हो जाता है, उनको सेल्फ मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल अपना, मल्टीविटामिन है, अपनी एंटीबायोटिक है और इम्यूनिटी पर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो गंभीर सिम्टम आने वाले हैं, जिनको नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल वीकनेस, आदमी खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, खाना कड़वा लग रहा है, खाने वॉमिटिंग हो रही है, सांस फूल रही है, ये वाले जो पेशेंट है इनको क्या है भर्ती होने की आवश्यकता होती है और ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो एक जो निर्धारण है एक माइल्ड पेशेंट का और एक मॉडरेट पेशेंट का, ये थोड़ा सा पेशेंट को खुद को ही मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अमित प्रभाकर, एक चीज मैं आपसे जो 18 साल से जी मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब आपसे, अमित जी के पास मैं जाता हूं। डॉक्टर अमित, मैं आपसे समझना चाहता हूं रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि भारत में इसकी बहुत कालाबाजारी भी हो रही है। 25 से 30 हजार तक लोग इसको बेच रहे हैं यहाँ पर। और क्या मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसका इस्तेमाल करने से मृत्यु दर कम हो सकती है, क्या चांसेस हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये इसको जब कोरोना नया आया था तो सबसे पहले नई दवाइयाँ और नई वैक्सीन बनाने में समय लगता है। तो सबसे पहला अप्रोच लिया गया था कि जो हमारे पास अवेलेबल दवाइयाँ हैं उनमें से कोई एक ऐसी दवाई निकल के आए जो कि कारगर हो इसके अगेंस्ट, और इसमें रेमडेसिविर उसमें से एक थी जो कि एंटीवायरल है। और जैसे ये है कि कोरोना हमारा वायरल डिजीज है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो दवाई रेमडेसिविर बनी, ये इसके इस हिसाब से बनी है कि वायरल इन्फेक्शन को कम करेगी। तो ये सीधा इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक उसके असर को कम कर सकती है। और क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए इस पे, और जिससे ये निकल के आया कि ये कारगर है कोरोना के अगेंस्ट। तो जैसे इनिशियली इसको शुरू किया गया कि जो लोग बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड हैं कोरोना से, उनकी जान बचाने के लिए यूज किया गया। लेकिन हाँ, आप अभी जो आपने जैसे जो बात बोली कि भारत में कालाबाजारी चल रही है, ये मेनली क्या है कि ये हाइप है। क्योंकि अभी जो आप अगर देखोगे कि जो नहीं डॉक्टर अमित, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि इसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। कुछ लोग इसको बहुत 3 गुना 4 गुना 5 गुना दामों पर बेच रहे हैं। और कल तो हमने खबर दिखाई कि पैरासीटामोल बेची जा रही है रेमडेसिविर में डालकर, ऐसे कालाबाजारी हो रही है। तो इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई इसकी अचानक से? मैं यही बता रहा हूँ। अब एक्चुअली क्या है कि शुरू में इसको कारगर देखा गया कि ये जो सीवियर केसेस है उसके अगेंस्ट ये कारगर है और उनकी जान बचाने में हेल्प हो रही है, क्योंकि इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। तो वायरल इन्फेक्शन को कम किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने उस चीज को कैश करना शुरू किया, और एक तरह से इसको हाइप इस तरह से किया गया कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी क्या है कि जिसको माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, और इस तरह से अभी क्या है कि ये इंफॉर्मेशन सबको, सारी जनता में फैल गई। और बीच में अभी क्या है कि माइल्ड सिम्टम वाले लोग भी इसको लेना चाहते हैं, और इसका फायदा जो ये कालाबाजारी करने वाले लोग हैं ये लेना चाहते हैं, इसीलिए इसको ज्यादा दामों पे बेच रहे हैं। जबकि इसकी जरूरत उनको है जो सीवियरली अफेक्टेड है। जो माइल्ड सिम्टम वाले हैं वो तो अपने आप को अगर सेल्फ आइसोलेट करें और विटामिन वगैरह लेते रहें, और सबसे जरूरी है कि अपने आप को काम रखें, पैनिक ना करें, वो ऑटोमेटिक 2 से 3 दिनों में रिकवर कर जा रहे हैं। तो नया स्ट्रेन जो भी है ये चाहे तेज, इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है लेकिन फैटेलिटी एक तरह से आप देखेंगे तो कम है। इसमें बस एक ही चीज है कि लोगों को पैनिक नहीं करना है और आराम करें। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो
तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों के दिमाग में ये है कि हाँ ये कारगर है, तो हमें अगर थोड़ा सा सिम्टम आया तो हमें चाहिए, और इसका फायदा ये कालाबाजारी करने वाले लोग उठा रहे हैं, इसलिए इसका दाम इतना ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सर, ये हो भी रहा है और हम देख रहे हैं कि ऐसे वक्त में बिल्कुल ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आपने इसके फायदे बताए। डॉक्टर हितेश यादव, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि भारत में कोरोना का डबल म्यूटेट वेरिएंट मिला है, तो ये क्या है डबल म्यूटेट वेरिएंट और इसके लक्षण क्या है सर? जी, एक्चुअल में जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है उस पर 2 जगह पे म्यूटेशन हुआ है। इसको डबल म्यूटेशन बोल रहे हैं उसमें। तो जो जनरली जो लास्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ था वो कोरोना वायरस अलग था, इस बार म्यूटेड वायरस है ये, इसीलिए इसकी तीव्रता भी ज्यादा है और एकदम से बॉडी का रिस्पॉन्स जो आना चाहिए था लास्ट टाइम जो माइल्ड कोविड हो रहा था, हल्का फुल्का पानी गर्म पानी पे ठीक हो रहा था, ये ना एकदम से 2 या 3 दिन के अंदर मरीजों को इन्फेक्टेड कर रहा है और बहुत ज्यादा सीवियर भी कर रहा है। लास्ट टाइम पे जो कम एज ग्रुप के लोग थे 20 साल से लेकर 40-45 साल तक के लोग, जिनकी मॉर्बिलिटी बहुत ही ना के बराबर देखने को होती थी, लेकिन इस बार कोई एज ग्रुप क्राइटेरिया नहीं है। 22 साल के लोग भी मर रहे हैं, 18 साल के लोग भी मर रहे हैं, 32 साल के लोग भी मर रहे हैं। मतलब वायरस की वायरुलेंट कैपेसिटी बढ़ी है और इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ी है। पहले इतनी जल्दी पेशेंट के संपर्क में आने पर इन्फेक्शन नहीं होता था, लेकिन अब ये बहुत जल्दी लोगों को एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहा है। ठीक सर। डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपके पास आता हूं। लॉकडाउन की बार बार हम बात, पिछला साल मुझे याद आ रहा है जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसके बाद हमने कहा था कि हमने बहुत सबक लिया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी चीजें हमने दुरुस्त की है, लेकिन खुद राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बात को अब कबूल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद बात को कबूला है कि बेड्स की कमी है, तमाम जो सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं है। तो हमने क्या पिछले साल से सबक ने लिया या खुद ही लापरवाही की हमने कि आने वाले वक्त में कोरोना तेजी से फैलेगा, इसकी हमें तैयारी नहीं थी? और क्या दिल्ली में जो परिस्थिति हुई है उसी का यह नतीजा मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछली वर्ष सरकारों की जो तत्परता थी, जिस तत्परता से निर्णय लिए, और मुझे लगता है कि सारी ब्यूरोक्रेसी सरकारों के अधीन और सरकारों के निर्देश पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, प्लान तैयार किए, मुझे लगता है इस बार नहीं हुआ। और उसका भी एक कारण है कि आप केंद्र सरकार की बात करें या हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, लगभग मुझे लगता है कि आधा कैबिनेट संक्रमित हो गई, खुद मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए। मुख्यमंत्री के कार्यालय को लिया जाए तो मुझे लगता है आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी संक्रमित हो गए। तो ये लापरवाही अचानक कैसे हो गई, मुझे लगता है। और ये लापरवाही इसलिए हुई, मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ कि जब राजनीति में लोग रंगने लगें और इससे ध्यान हट जाए। बार बार अन्य देशों से ये खबरें आ रही थी कि दोबारा दूसरी लहर उन देशों में आई है, तो हम इतने निश्चिंत तो नहीं हो सकते थे कि हमारे देश में दोबारा इसकी लहर नहीं आएगी। लेकिन हम इंतजाम के साथ अपनी व्यवस्थाओं को चौकस कर सकते थे। वो सरकार की जरा लापरवाही रही और उसके साथ जनता की लापरवाही ये रही कि जनता भी वैक्सीन के आने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो गई। आप आंकड़े उठा कर देखिए ना, वैक्सीन को आने के 1 महीने बाद तब मामला बढ़े है, तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम लोग भी यदि कहें, आज भी मैं इस आपके चैनल में आया हूँ कि जो पिछले वर्ष व्यवस्थाएं यहाँ थी वो इस बार भी नहीं है। हम तमाम चैनलों में जा रहे हैं, या देखा जाए कि गेट पे पहले सैनिटाइजर हो रहा था, फिर अंदर जाकर के हो रहा था, सारी व्यवस्थाएं लगी थी, वो अब नहीं है। तो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी यदि हम अभी भी चौकस नहीं हैं तो निश्चित तौर से जो भयावह स्थिति है उससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। ये हमें खुद को स्वयं में लाना पड़ेगा। सारी चीज़ें हम सरकार के ऊपर छोड़ेंगे कि सरकार निर्णय लेगी तब हम देखेंगे, सरकार व्यवस्थाएं मुहैया कराएगी तब हम उसका लेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे और भयावह स्थिति होगी। जनता स्वयं देखे। यहाँ नोएडा में हम लोग बैठे हुए हैं, सोसाइटियों के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद निर्णय ले रहे हैं, पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा है, कौन सी व्यवस्थाएँ हैं, किस तरीके से हैं। हमारे सेक्टर में करीब 4-5 फैमिली हुई हैं तो उनको खुद खाने पीने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जिस पहले जो प्रशासन चौकस था वो हम खुद हैं, लेकिन खुद स्वयं में ही हमें करना पड़ेगा। सरकार के ऊपर हम बार बार डिपेंड रहेंगे कि सरकार क्या करेगी, सरकार क्या नहीं करेगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है कैसे हम इससे बच सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू तौर से हम घर में ले सकते हैं। डॉक्टरों ने भी तमाम बताई है कि हल्दी का या दूध भी हम लेते रहेंगे। तमाम ऐसे आयुर्वेदिक हैं कि चाय के साथ यदि हम वो चीज़ें लेते रहेंगे, काली मिर्च का है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो बच सकते थे और हम बचे हैं। ऐसा ना हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं तो उन चीज़ों का हम लोगों ने उपयोग किया है।
आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग किया है, योगा किया है, सुबह शाम योगा किया है, पूरे परिवार को बैठ करके मैंने योगा कराया है खुद बैठ करके। इसलिए 2 बच्चे घर में हैं, पत्नी है, पत्नी योगा हम तीनों लोगों को कराती थी बैठ करके सुबह और शाम को भी कराती थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने जीवन में ली, वो फिर उसके बाद एकदम निश्चिंत हो गए, लगता है कोरोना की वैक्सीन आ गई, अब कुछ होगा ही नहीं हम लोगों का। तो जब ये चीज़ें आने लगे, और मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद हम लोगों ने भी योगा छोड़ दिया, हम लोगों ने भी सुबह की चाय पीना छोड़ दी, जो 4-5 चीज़ों को मिला करके पत्नी देती थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अब तो निश्चिंत। तो ये खुद फिर हमें उस पुनः स्थिति में लौटना पड़ेगा जब तक देश की सामान्य स्थिति न बन जाए। केवल हम सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां न थोपें, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमको भी अपना स्वयं काम करना पड़ेगा, परिवार के साथ मिलकर देखना पड़ेगा, और जिन चीजों से हम लड़े हैं पिछली वर्ष, जो चीजें हमने उपयोग करी हैं, मुझे लगता है फिर उनकी दोबारा आवश्यकता है। डॉक्टर अमित प्रभाकर, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है, संक्षेप में मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें, कहां पर जाके वेव रुकेगी? नंबर और केसेस जो बढ़ रहे हैं उसने सबकी चिंता को बढ़ा दिया है। और दूसरा सवाल मेरा यह कि बार बार लॉकडाउन लगता है, क्या लॉकडाउन ही आखिरी समाधान है क्या? देखिए, जब तक सारे लोग वैक्सीनेटेड ना हो जाएं, तब तक लॉकडाउन एक इफेक्टिव मेजर है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि बीच में जिस तरीके से अगर आप चेन नहीं तोड़ सकते, और तो उससे सबसे सही तरीका है कि अगर बीच में इसको इंटरमीडिएट फेज कहा जाता है, कि अगर हम इंटरमीडिएट तरीके से लगातार ना भी लगाएं, अगर एक सप्ताह करके 3 या 4 बार लगाए तो भी हम काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस तरह से सबसे बड़ी चीज ये होगी कि हॉस्पिटल पे लोड कम होंगे। बिल्कुल। और एक बार अगर हॉस्पिटल पे लोड कम होंगे तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ही एडवर्स सिचुएशन नहीं हुई है, हम इसको अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। एक बार नए केसेस का बढ़ता हुआ नंबर या फिर बाढ़ आनी बंद हो हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स कंट्रोल में आएंगी, तुरंत इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस ये लॉकडाउन का यही एक मेजर है, और इसको 1-2 बार लगाना पड़ेगा। और जो आपने बोला कि वेव्स की बात है, इसका ये है कि अभी जो हमने देखा जी, अगर जो अभी नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़े हैं, और इस समय से लेके अगर सारे लोग 15 दिनों तक बहुत ही एहतियात बरते हैं, तो हम अगले 1 महीने बाद जाके कुछ ये कह सकेंगे कि नंबर्स हमारे कंट्रोल में आए हैं। लेकिन अगर इस 15 दिनों में लोगों ने अगर इसी तरह लापरवाही बरती, तो शायद ये हमें कंट्रोल करने में अगले 2 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि आज जो इन्फेक्ट होंगे उनका असर अगले हम 15 दिनों में देखेंगे, और वो 15 दिनों में वो पता नहीं कितने लोगों को और इन्फेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये आज 5 दिन या 1 सप्ताह का इन्फेक्शन अगले 1 महीने तक हमें स्पाइक्स दे सकता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा जरूरी। जी। डॉक्टर रघुनंदन बिश्नोई, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, दूसरी वेव में जो लक्षण हैं वो पहले से अलग हैं सर। दूसरी वेव में हम देख रहे हैं कि सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों को हो रही है, तो कैसे इससे बचें हम? और क्या दूसरी वेव में जो लक्षण हमें दिख रहे हैं, कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, कई लोगों को सर्दी जुकाम कुछ दूसरी बीमारी भी हो जाती है, उनको लगता है कि उसे कोरोना है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? जी सर, ऐसा है कि पहली वाली वेव थी वो माइल्ड थी, उसमें हाई ग्रेड फीवर और खांसी वगैरह थी। अब की बार में जो शुरुआत में होता है माइल्ड फीवर है, हल्का बुखार रहता है, सर्दी जुकाम रहता है, 4-5 दिन बाद में अचानक उसके सांस में तकलीफ होती है, यानी कि फेफड़े पूरे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर वो सीधा पेशेंट ऑक्सीजन पे आता है, बहुत गंभीर स्थिति में आता है, इसलिए वो माइल्ड फेज से सीधा एक्यूट फेज में आ जाता है जी। अब उसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे मकसद में क्या करते हैं, दूर दराज के लोग हैं जो मामूली बुखार को हल्के से ले लेते हैं और टाइम पर कोरोना जांच नहीं करवाते हैं, ऐसे लोगों का क्या हल्के से हल्के थोड़े बहुत भी सिम्टम हो तो उनको HRCT जैसे करवाने की एडवाइस दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी CT स्कैन करवाएं, ताकि इससे बीमारी से, इस एग्रेसिव कंडीशन से बचा जा सके। ठीक है। डॉक्टर रितेश यादव, कैसे पता लगे लोगों को कि उसे कोरोना हो गया है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं, जैसा कि मैंने डॉक्टर रघुनंदन बता रहे थे कि कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां भी हो जाती है कि दूसरी बीमारी होती है, उनको लगता है कोरोना है। तो कैसे पता चलेगा ये, कौन से ऐसे लक्षण उसे दिखें ताकि वो जांच करा ले कोरोना की? अभी जो मैं पेशेंट देख रहा हूँ उसमें मुख्य रूप से बुखार, शरीर में दर्द और गले में खराशी, 3 प्रमुख लक्षण हैं जो कि लगभग सभी पेशेंटों पॉजिटिव आ रहे हैं।
अगर इस तरह के सिम्टम किसी व्यक्ति को हैं तो उसको कोरोना की जांच करानी चाहिए, सेल्फ आइसोलेटेड होना चाहिए, अपने परिवार को बचाना चाहिए जी। हाँ, अगर पेशेंट को जो है बुखार नहीं, मैं पहले ही बताया था कि हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार उठाता नहीं है सामान्य दवाइयों से, बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, सांस फूलने लगती है, ऐसे मरीजों में बीमारी बढ़ने की खतरा ज़्यादा रहता है और इनको नियर बाय कोविड अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराना चाहिए। रही बात सीटी स्कैन की, सबने बोला था कि सीटी स्कैन कराना चाहिए, सीवियरिटी मालूम चल जाती है, लेकिन इस समय की जो सिचुएशन है, इस समय बेड अवेलेबल नहीं है किसी भी शहर, मतलब छोटे शहर से बड़े शहरों तक किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी प्रकार के बेड अवेलेबल नहीं है। तो जो पेशेंट हैं जो कि सीटी में 50-40% लेके जो घूम रहे हैं, जो कि जिनको बेड की भी आवश्यकता नहीं है, वो अननेसेसरी बेड को एंगेज कर रहे हैं। अभी केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो पेशेंट भर्ती कर सकते हैं, जिनको बिना ऑक्सीजन के बचाया ही नहीं जा सकता, उनके लिए कम से कम बेड बचे रहें। लॉकडाउन का जो मेन पर्पज है यही है कि जो कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हो, तो थोड़ी सी बेडों में जगह बने कि मरीजों को भर्ती होने के लिए कहीं से कुछ व्यवस्था बन पाए। अगर ये स्पीड चलती रही तो वो दिन नहीं तो लोग घोड़ों का बांधने लगेंगे। ठीक सर। डॉक्टर सुनील कौशिक, जाते जाते आखिरी कमेंट में संक्षेप में चाहूंगा, वक्त बहुत कम है, लॉकडाउन ही क्या आखिरी उपाय है? नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन आखिरी उपाय तो नहीं है, लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम सबको बड़ा सजगता के साथ इस बीमारी से लड़ना है। हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। यदि वैक्सीन भी लगती है तो वैक्सीन के बावजूद भी हमें बचाव रखना है, सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है। लगभग मुझे लगता है 15 से 20 दिन लग जाते हैं उसको डेवलप होने में। तो करीब मैं फिर वही अपील करूंगा कि खुद का ही बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सरकार के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंड न रहें। मुझे लगता है कि हम इस बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे पास व्यवस्था घर में है कि हम व्यवस्थित होकर के अपने जीवन का यापन कर सकते हैं और इस बीमारी से लड़ भी सकते हैं। चलिए, वक्त की कमी, इस डिबेट को, इस चर्चा को यही रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित, डॉक्टर रघुनंदन, डॉक्टर रितेश यादव, डॉक्टर सुनील कौशिक, आप चारों का इस चर्चा में, शो में शामिल होने के लिए। और डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप इस शो को देखने के बाद लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, सजग रहें, सतर्क रहें और बाहर निकलने से पहले मास्क का प्रयोग जरूर आप करें, यही आपकी सुरक्षा भी करेगा। सबसे बड़ा अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।